हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन ऑफ यू। क्लास 11th के चैप्टर नंबर फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड या जीव जगत में पिछले लेक्चर में हमने प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा था। जो प्राचीन समय में जो वातावरण पाया जाता है उसके बारे में स्टडी किया था। मॉडर्न टाइम में जो एटमॉस्फेयर है, आधुनिक जो एटमॉस्फेयर है उसके बारे में स्टडी किया था। एक अर्थ की जो स्ट्रक्चर या संरचना है उसके बारे में स्टडी किया था। इसके अलावा हमने जो अर्ली मॉलिक्यूल्स बने हैं, जब अर्थ पर लाइफ का ओरिजिन हुआ है, तो प्रारंभिक जो अणु हैं, जैसे प्रारंभिक अणु सिंपल शुगर बने, सिंपल शुगर से कंपाउंड्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनका फॉर्मेशन हुआ, उनके बारे में स्टडी किया था। आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक है द फॉर्मेशन द फर्स्ट लिविंग मॉलिक्यूल, यानी पहला लिविंग मॉलिक्यूल कौन सा था। अब जनरली हम जानते हैं कि जीवों में जो आनुवंशिक पदार्थ है, अधिकांश जीवों में डीएनए है, कुछ जीवों के अंदर आनुवंशिक पदार्थ क्या है, आरएनए पाया जाता है। तो साइंटिस्ट ये मानते हैं कि पहला बनने वाला जो मॉलिक्यूल है वो फर्स्ट मॉलिक्यूल कौन सा था, आरएनए। प्रोबेबली संभवतः ये माना जाता है कि पहला जो लिविंग मॉलिक्यूल बना था वो आरएनए था। अब इसके पीछे कुछ रीजन है, कारण है कि आरएनए को पहला मॉलिक्यूल क्यों माना जाता है, कि सबसे पहले आरएनए बना है, इसे क्यों माना जाता है। सबसे फर्स्ट रीजन इसका ये है, यह डीएनए से सिंपल होता है, सिंपलर देन डीएनए। फर्स्ट रीजन इसका क्या है कि आरएनए को क्यों माना जाता है, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल सिंपलर देन डीएनए। डीएनए की स्ट्रक्चर हमने पढ़ी है, डीएनए एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, जबकि आरएनए एक सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। तो डीएनए से ये सरल होता है, और स्टार्टिंग में जब इनका फॉर्मेशन हुआ है मॉलिक्यूल्स का, तो पहले सिंपल मॉलिक्यूल्स बने हैं। तो डीएनए से सिंपल है, सरल है, इसलिए किसका फॉर्मेशन प्रोबेबली संभवतः माना जाता है कि किसका फॉर्मेशन हुआ है, आरएनए का। सेकंड, आरएनए के अंदर सेल्फ रेप्लिकेशन की क्षमता पाई जाती है। सेल्फ रेप्लिकेशन, हिंदी में हम इसको बोल सकते हैं स्व प्रतिकृतिकरण। स्व प्रतिकृतिकरण की क्षमता आरएनए में पाई जाती है। यानी आरएनए के अंदर क्या कैपेबिलिटी है, आरएनए अपने समान आरएनए को बना सकता है, सेल्फ रेप्लिकेट हो सकता है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। थर्ड आरएनए की प्रॉपर्टी क्या है, स्टोर इंफॉर्मेशन डायरेक्ट। जो भी सूचनाएं हैं उनको ये डायरेक्ट क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है, क्योंकि एम आरएनए होता है, आर आरएनए होता है, टी आरएनए होता है। मैसेंजर आरएनए जो है वो सूचनाओं को डायरेक्ट स्टोर कर सकता है। तो थर्ड इसकी क्वालिटी है स्टोर इंफॉर्मेशन डायरेक्ट। स्टोर इंफॉर्मेशन डायरेक्ट यह सूचनाओं को अपने अंदर स्टोर कर सकता है, अपने अंदर ग्रहण कर सकता है। जबकि डीएनए को यदि सूचना ग्रहण करनी है, सूचना को स्टोर करना है, तो एमआरएनए की जरूरत पड़ती है। ये डायरेक्ट स्टोर कर सकता है इंफॉर्मेशन को, ये इसकी क्वालिटी है। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन कर सकता है, जो इंफॉर्मेशन डायरेक्ट ये गेन करेगा, ग्रहण करेगा, उससे क्या कर सकता है, ये प्रोटीन का सिंथेसिस, द प्रोटीन सिंथेसिस। यानी प्रोटीन का निर्माण कर सकता है। डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन। तो आरएनए डायरेक्ट किसका निर्माण कर सकता है, प्रोटीन का, जबकि डीएनए को पहले आरएनए की हेल्प लेनी पड़ती है, फिर प्रोटीन बनता है। तो इस इंफॉर्मेशन को डायरेक्ट स्टोर कर सकता है प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। प्रोटीन का सिंथेसिस ही कर सकता है डायरेक्ट। एक्ट एज ए कैटालिस्ट, नेक्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है, यह एज ए कैटालिस्ट, एक उत्प्रेरक के समान यह कार्य करता है। कैटालिस्ट वर्ड का मतलब होता है उत्प्रेरक। तो कैटालिस्ट के समान काम करता है, उत्प्रेरक के समान यह काम करता है। तो सिंपल सा याद रखना है, प्रोबेबली आरएनए को फर्स्ट लिविंग मॉलिक्यूल माना जाता है। फर्स्ट लिविंग मॉलिक्यूल माने जाने के कुछ कारण हैं। पहला कारण, आरएनए की संरचना डीएनए से सिंपल होती है।
सेकंड, आरएनए खुद का प्रतिकृतिकरण कर सकता है, आरएनए अपनी जैसी कॉपियां बना सकता है। तीसरा, यह सूचनाओं को स्टोर रख सकता है और प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है डायरेक्ट। फोर्थ, यह एक कैटालिस्ट या उत्प्रेरक के समान कार्य करता है। इन सभी कारणों से यह माना जाता है कि संभवतः जो फर्स्ट लिविंग मॉलिक्यूल था वो कौन सा था, आरएनए था। इसके बाद जो मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, सबसे पुराने ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है प्रोजीनोट। प्रोजीनोट क्या है, मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, सबसे प्राचीन जीव है, सबसे प्राचीन जो जीव है या ऑर्गेनिज्म जो है उसका नाम क्या है, प्रोजीनोट। इस पृथ्वी पर सबसे प्राचीन जीव जो बना था, जिसका ओरिजिन हुआ था, उसे किस नाम से जाना जाता है, प्रोजीनोट के नाम से जाना जाता है। यह मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, यह सबसे प्राचीन जीव है। इसके बाद ये जो प्रोजीनोट थे, इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे। जैसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है, ये कीमो हेटेरोट्रॉप्स थे। ये जो प्रोजीनोट थे, इनके अंदर क्या विशेषता है, ये थे कीमो हेटेरोट्रॉप। अब कीमो हेटेरोट्रॉप्स वर्ड का मीनिंग क्या है, कीमो का मतलब होता है केमिकल, रसायन, हेटेरोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है, विषमपोषी। यानी इसको हिंदी में हम बोल सकते हैं रसायन विषमपोषी। तो फर्स्ट जो ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर बने थे वो ऑटोट्रॉप्स नहीं थे। मेन हमको जो कैरेक्टर याद रखना है, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जो इस अर्थ पर बने हैं प्रोजीनोट, वो ऑटोट्रॉप्स नहीं थे, वो हेटेरोट्रॉप्स थे, वो स्वपोषी नहीं थे, वो विषमपोषी थे। अब विषमपोषी में भी किस प्रकार के थे, कीमो हेटेरोट्रॉप्स टाइप के थे, रसायन विषमपोषी थे। यानी अपना पोषण ये किससे ग्रहण करते थे, केमिकल से, केमिकल से अपना पोषण ग्रहण करते थे, इसलिए इन्हें कीमो हेटेरोट्रॉप्स या किस नाम से जाना जाता है, रसायन विषमपोषी के नाम से इन्हें जाना जाता है। अब इनके जो सोर्स था कीमोकेमिकल्स का या रसायन का, वो था जो सी, समुद्र का जो पानी था, वो उनके अंदर केमिकल्स प्रेजेंट थे। जो पुराने टाइम पर जब अर्थ का ओरिजिनेट हुआ तो समुद्र के अंदर बहुत सारे केमिकल थे पानी में। तो जो समुद्र का पानी था, जिसको हम बोल सकते हैं सूपी सी, सूपी सी, यानी समुद्र के अंदर एक तरह का जो सूप बना था, सूप का मतलब है जिसमें विभिन्न प्रकार के क्या थे, केमिकल, इनके न्यूट्रिशन का सोर्स था, इज द सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। जो ये प्रोजीनोट है, इनके एनर्जी का सोर्स या न्यूट्रिशन का सोर्स क्या था, सूपी सी। क्योंकि स्टार्टिंग में जब अर्थ पर लाइफ का फॉर्मेशन हुआ है तो सी के अंदर, समुद्र के पानी के अंदर बहुत सारे केमिकल्स प्रेजेंट थे। उन केमिकल से ये प्रोजीनोट एनर्जी लेते थे, अपना न्यूट्रिशन लेते थे, इसलिए इन्हें कीमो हेटेरोट्रॉप्स या रसायन विषमपोषी के नाम से इन्हें जाना जाता है। और इनके अंदर जो रेस्पिरेशन पाया जाता था वो था एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इनके अंदर जो रेस्पिरेशन था एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है कौन सा श्वसन, अवायवीय श्वसन। इनके अंदर जो पाया जाने वाला श्वसन था अवायवीय श्वसन था। अवायवीय श्वसन ये करते थे, यानी ये ऑक्सीजन का उपयोग नहीं करते थे। अवायवीय श्वसन का मतलब होता है इनके द्वारा रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ऑक्सीजन का उपयोग नहीं किया जाता था। और ये जब अवायवीय श्वसन किया इन्होंने तो CO2 इवॉल्व हुई, कार्बन डाइऑक्साइड का इवोल्यूशन हुआ और लास्ट में जाके सेल्स का डेवलपमेंट हुआ है। इसके कारण क्या हुआ, CO2 इवोल्यूशन,
CO2 की क्या हुई, प्रोडक्शन हुआ, CO2 इवॉल्व हुई, रेस्पिरेशन में करते थे, अवायवीय श्वसन करते थे बिना ऑक्सीजन के, तो CO2 का एवोल्यूशन हुआ, CO2 विकसित हुई और लास्ट में जाकर डेवलपमेंट ऑफ सेल्स हुआ। सेल्स का, कोशिकाओं का डेवलपमेंट हुआ, कोशिकाओं का विकास हुआ। एक बार फिर से इसको हम समझते हैं। सबसे पहले तो प्रोजीनोट क्या है, मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, सबसे प्राचीन जीव है जो पृथ्वी पर उत्पन्न हुए हैं। कीमो हेटेरोट्रॉप्स टाइप के थे, यानी जो रसायन है उससे पोषण प्राप्त करते थे। इनका जो सोर्स था न्यूट्रिशन का, सूपी सी था, समुद्र के अंदर जो डिफरेंट केमिकल्स थे उनसे एनर्जी गेन करते थे। एनारोबिक रेस्पिरेशन करते थे, अवायवीय श्वसन करते थे, CO2 का एवोल्यूशन हुआ उससे, और बाद में जाकर डेवलपमेंट ऑफ सेल्स कंप्लीट हुआ है। सेल्स का जो पूरी तरह से डेवलपमेंट या विकास है, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, इन सेल्स का डेवलपमेंट हुआ। इसके बाद ओल्डेस्ट फॉसिल्स जो साइंटिस्ट को मिले हैं, ओल्डेस्ट फॉसिल। अब ओल्डेस्ट फॉसिल्स कौन से फॉसिल्स बोला जाता है, जीवाश्म को। अब जीवाश्म हमें पता है, जब हम अर्थ की खुदाई करते हैं तो उसके अंदर कुछ हमें अवशेष मिलते हैं, अवशेषी रूप में जो पाए जाते हैं जीवों के भाग, उन्हें फॉसिल्स बोलते हैं। और ओल्डेस्ट जो फॉसिल है, सबसे पुराना जो फॉसिल या जीवाश्म वैज्ञानिकों को मिला है, उसे बोला जाता है स्टोमेटोलाइट्स। ओल्डेस्ट फॉसिल का नाम क्या है, स्टोमेटोलाइट्स, ये ओल्डेस्ट फॉसिल का नाम है। स्टोमेटोलाइट्स के नाम से इसे जाना जाता है। और जो स्टोमेटोलाइट्स थे, ये एक प्रकार की कौन सी सेल थी, प्रोकैरियोटिक सेल। ये किस प्रकार की सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है। स्टोमेटोलाइट्स है सबसे ओल्डेस्ट फॉसिल, सबसे प्राचीन जीवाश्म, और स्टोमेटोलाइट्स एक प्रकार से प्रोकैरियोटिक सेल थी। दो टाइप की होती है, हमने पढ़ी है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक सेल थी स्टोमेटोलाइट्स, ओल्डेस्ट फॉसिल इसके मिले हैं। न्यूक्लियस इसके अंदर नहीं था, प्रोकैरियोटिक है तो न्यूक्लियस एब्सेंट था, और अदर ऑर्गेनेल्स नहीं थे। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हमें पता है, ऐसी सेल जिसके अंदर डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। डिफरेंट टाइप के जो सेल ऑर्गेनेल यूकैरियोटिक में मिलते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। तो स्टोमेटोलाइट प्रोकैरियोटिक सेल थी जिसके अंदर डेवलप न्यूक्लियस, डेवलप केंद्रक नहीं था। दूसरा, इसके अंदर डिफरेंट जो सेल ऑर्गेनेल्स या कोशिकांग पाए जाते हैं वो भी इसके अंदर एब्सेंट थे। इसके बाद हमें नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ना है वो है अर्ली सेल्स एंड एनर्जी। जो प्रारंभिक समय में जो कोशिकाएं बनी हैं वो एनर्जी या ऊर्जा को किस तरह से प्राप्त करती थी, प्रारंभिक समय की सेल्स किस तरह का न्यूट्रिशन उनके अंदर पाया जाता था। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा इसमें अर्ली सेल्स एंड एनर्जी। प्रारंभिक समय की जो कोशिकाएं थी, इस अर्थ पर जब लाइफ का ओरिजिन हुआ है, स्टार्टिंग में जो सेल थी उनका एनर्जी का सोर्स किस प्रकार का था, वो ऊर्जा किस प्रकार से प्राप्त करती थी, उसके बारे में हमें डिस्कशन करना है। अब अर्ली सेल्स और एनर्जी में सबसे पहली जो हाइपोथेसिस है वो है हेटेरोट्रॉफ हाइपोथेसिस। इसमें सबसे फर्स्ट नंबर की जो हाइपोथेसिस है हेटेरोट्रॉफ हाइपोथेसिस। हेटेरोट्रॉफ हाइपोथेसिस क्या है, हिंदी में इसे हम बोल सकते हैं विषम पोषी परिकल्पना। हेटेरोट्रॉफ हाइपोथेसिस को हिंदी में क्या बोला जाता है, विषम पोषी परिकल्पना। इस परिकल्पना के अनुसार क्या है कि जो फर्स्ट सेल थी वो हेटेरोट्रॉफ थी,
पहली जो सेल बनी है इस अर्थ पर वो विषमपोषी प्रकार की थी, और ये जो सेल है जो ओशियंस थे या समुद्र जो थे उनके अंदर से जो एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स थे या केमिकल्स थे उनको गेन करती थी। तो फर्स्ट जो सेल डेवलप हुई है इस अर्थ पर वो विषमपोषी प्रकार की थी, और इसकी एनर्जी का सोर्स जो ओशियन या समुद्र थे उनके अंदर पाया जाने वाले जो केमिकल्स थे वो केमिकल्स इनके एनर्जी का सोर्स थे। तो हेटेरोट्रॉफिक हाइपोथेसिस क्या है कि फर्स्ट सेल वर हेटेरोट्रॉप्स, द फर्स्ट सेल्स वर हेटेरोट्रॉफ। जो पहली कोशिका थी वह किस प्रकार की कोशिका थी? विषमपोषी प्रकार की वो कोशिकाएं थी, हेटेरोट्रॉफ टाइप की वो कोशिकाएं थी। सेकंड, ईटिंग द एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स को ये ग्रहण करती थी, खाती थी अर्ली ओशियंस जो थे उनके अंदर से। तो ईटिंग द एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स। कहां से आते थे एनर्जी रिच जो मॉलिक्यूल्स थे? वो कहां से आते थे? इन द अर्ली ओशियंस, इन द अर्ली ओशियंस। तो फर्स्ट सेल हेटेरोट्रॉफ थी, विषमपोषी थी, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स को, समुद्र के अंदर जो एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स थे, जो अणु थे, ऊर्जा युक्त जो अणु थे, उनको इनके द्वारा ग्रहण किया जाता था या खाया जाता था। और समुद्र के अंदर कहां से आए इसके बारे में हम पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं। डिफरेंट टाइप के रिच एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स ओशियन के अंदर जब लाइफ का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है तब समुद्र के अंदर बने थे। तो समुद्र के अंदर जो एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स थे, ऊर्जा युक्त जो अणु थे, उनको ये सेल्स ग्रहण करती थी। और हेटेरोटाइप प्रकार की ये सेल्स थी, हेटेरोट्रॉफ टाइप की ये सेल थी। इस हाइपोथेसिस को हेटेरोट्रॉफ हाइपोथेसिस के नाम से या विषमपोषी परिकल्पना के नाम से इसे जाना जाता है। सेकंड, जब ये सेल्स लगातार जो ओशियन के अंदर जो एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स थे उनको खाती रही, तो एक टाइम ऐसा आया कि समुद्र के अंदर उन मॉलिक्यूल्स की कमी हो गई। अब समुद्र के अंदर जब मॉलिक्यूल्स की कमी हुई तो इन सेल के अंदर धीरे धीरे ये सेल क्या होना स्टार्ट हो गई, एक्सटेंट, लुप्त होना शुरू हो गई। फिर लगातार इन सेल्स ने समुद्र के अंदर उपस्थित एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स का यूज किया। जब एक टाइम ऐसा आया जब समुद्र के अंदर इन एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स की क्या हो गई, कमी हो गई, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स ओशियन के अंदर कम हो गए, तो ये सेल धीरे धीरे क्या होने लग गई, लुप्त होने लग गई। और ऑटोट्रॉफ्स जो है ये किसके अंदर चेंज हुई? जब ये लुप्त होना शुरू हुई, इनको भोजन नहीं मिला, तो ये हेटेरोट्रॉफ्स से किसके अंदर चेंज हो गई, ऑटोट्रॉफ्स के अंदर। यानी इनको लगा भोजन खत्म हो गया है, तो दो ऑप्शन थे इनके पास, या तो ये ऑटोट्रॉफ्स के अंदर चेंज हो जाए या पूरी तरह से एक्सटेंट हो जाए, लुप्त हो जाए। तो कुछ सेल्स ने क्या किया, वो किसके अंदर चेंज हो गई, ऑटोट्रॉफ्स के अंदर चेंज हो गई, यानी अपना भोजन उन्होंने खुद बनाना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि यदि वो ऑटोट्रॉफ्स में चेंज नहीं होती ये सेल्स, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, सेल्स एक्सटेंट हो जाती या लुप्त हो जाती, इसलिए ऑटोट्रॉफ के अंदर चेंज हुई। ऑटोट्रॉफ्स जो थे उन्होंने ऑक्सीजन का प्रोडक्शन किया। जो ऑटोट्रॉफ्स बनी सेल्स, उन सेल्स के ग्रुप ने किसको प्रोड्यूस किया, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस किया। ऑक्सीजन रिएक्टिव होता है, हम सबको पता है ऑक्सीजन एक हाईली रिएक्टिव गैस है, इसलिए जो स्टार्टिंग के जो ऑर्गेनिज्म थे उनके लिए ऑक्सीजन टॉक्सिक था। अभी तो हमारे लिए ऑक्सीजन कंपलसरी है, श्वसन क्रिया के अंदर ऑक्सीजन काम में लेते हैं, लेकिन ऑक्सीजन रिएक्टिव है। स्टार्टिंग के ऑर्गेनिज्म हेटेरोट्रॉफ्स थे, विषमपोषी थे, तो ऑक्सीजन मोर रिएक्टिव है, इसलिए जो कुछ ऑर्गेनिज्म है, अर्ली जो ऑर्गेनिज्म थे, मैनी अर्ली ऑर्गेनिज्म के लिए ऑक्सीजन ने टॉक्सिसिटी का काम किया, विषालु या जहरीलेपन प्रदान करने का काम इसके द्वारा किया गया। जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन
सिग्निफिकेंट हो गई, यानी जब धीरे धीरे जीवों के अंदर इसके लिए अनुकूलन आए, लगभग इसकी टाइम पीरियड माना जाता है 2 बिलियन ईयर्स है, वो 2 बिलियन साल पहले ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो सिग्निफिकेंट रूप में हो गई। तो ऑर्गेनिज्म के पास दो ऑप्शन रहे, या तो वो एक्सटिंक्ट हो जाए या फिर वो क्या करें, एरोबिक रेस्पिरेशन को अडॉप्ट कर लें। यानी दो ऑप्शन जीवों के पास बचे जब एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन हो गई लगभग 2 बिलियन ईयर्स एगो पहले, लगभग 2 बिलियन साल पहले। तो दो ऑप्शन ऑर्गेनिज्म के पास बचे कि या तो वो किसके अंदर चेंज हो जाए, या तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन करना स्टार्ट कर दें, या फिर वो लुप्त हो जाए। तो कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर डेवलपमेंट हुआ, उन ऑर्गेनिज्म ने एरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट कर दिया, वायवीय श्वसन उन्होंने स्टार्ट कर दिया। यूकेरियोटिक सेल का डेवलपमेंट, जो यूकेरियोटिक सेल है उनका डेवलपमेंट पहले प्रोकैरियोटिक का हुआ फिर यूकेरियोटिक का हुआ। दोनों में बेसिक डिफरेंस ये होता है, यूकेरियोटिक में सेल्स न्यूक्लियस, सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है और डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। और ऐसा माना जाता है फर्स्ट जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बहुकोशिकीय जो जीव है, वो लगभग 750 मिलियन ईयर्स पहले बना था। पहला बहुकोशिकीय जीव कब उत्पन्न हुआ है, 750 मिलियन ईयर्स एगो पहले पहला बहुकोशिकीय जीव बना था। तो ये एनर्जी, अर्ली सेल्स और उसकी एनर्जी के बारे में है कि अर्ली सेल्स जो थी उनकी एनर्जी का सोर्स क्या था। जो प्रारंभिक समय की जो कोशिकाएं थी वो एनर्जी किस तरह से गेन करती थी। हेटेरोट्रॉफ हाइपोथेसिस है, फर्स्ट सेल हेटेरोट्रॉफ थी, एनर्जी को जो है अर्ली ओशियन में जो रिच मॉलिक्यूल्स थे एनर्जी रिच, उनसे गेन करती थी। इसका सेकंड टॉपिक है ओनली व्हेन दे हैड ईटन मोस्ट ऑफ द अवेलेबल फूड, जब इन्होंने जितना भी अवेलेबल फूड है उसको ग्रहण कर लिया, ऑटोट्रॉप्स स्टार्ट टू बिकम एबंडेंट। यानी ऑटोट्रॉप्स जो सेल्स हैं, ऑटोट्रॉप्स जो ऑर्गेनिज्म है, उनकी उत्पत्ति प्रारंभ हुई। भोजन खत्म हो गया तो खुद बनाना पड़ेगा, इसलिए ऑटोट्रॉप्स की यहाँ पर उत्पत्ति हुई। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ओनली व्हेन दे हैड ईटन, only when they had eaten most of the available food, most of the अवेलेबल फूड, जितना भी यानी जो फूड मटेरियल प्रेजेंट था वो अवेलेबल जो फूड है उसको इन्होंने जब गेन कर लिया, most of the available food, autotrophs start to become, autotrophs start to become abundant। abundant जो शब्द का मतलब होता है, इनकी उत्पत्ति क्या हो गई, प्रारंभ हो गई। इस लाइन का मीनिंग क्या है, जब जो हेटेरोट्रॉप जो सेल थी उन्होंने समुद्र के अंदर उपस्थित अधिकांश जो एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स थे उनको ग्रहण कर लिया, उनको प्राप्त कर लिया, तो समुद्र के अंदर फूड मटेरियल की कमी हुई। फूड मटेरियल जब कम हुआ तो क्या हुआ, ऑटोट्रॉप्स जो है वो अस्तित्व में आए। जो स्वयं पोषी कोशिकाएं हैं, स्वपोषी जो कोशिकाएं हैं वो अस्तित्व में आई थी। एबंडेंट का मतलब होता है स्वपोषी कोशिकाओं की उत्पत्ति हुई थी। अब ऑटोट्रॉप्स बने हैं तो ऑटोट्रॉप्स ने किसको उत्पन्न करना स्टार्ट कर दिया, ऑक्सीजन। ऑटोट्रॉप्स, हमको पता है प्लांट ऑटोट्रॉप्स हैं, क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो ऑटोट्रॉप्स जो सेल्स बनी है इनने किसका प्रोडक्शन किया, ऑक्सीजन, प्रोड्यूस ऑक्सीजन। ऑटोट्रॉप्स ने ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया। अब ये जो ऑक्सीजन बनी है यह ऑक्सीजन, हमें सब लोगों को पता है O2 इज ए रिएक्टिव गैस। ऑक्सीजन किस प्रकार की गैस होती है, रिएक्टिव। इसलिए जो अर्ली ऑर्गेनिज्म थे उनके लिए ये क्या थी, टॉक्सिक थी। एंड थस टॉक्सिक टू अर्ली ऑर्गेनिज्म, जो प्रारंभिक समय के जो ऑर्गेनिज्म थे उनके लिए यह टॉक्सिक थी। अवायवीय श्वसन कर रहे थे वो,
ऑक्सीजन एनवायरनमेंट के अंदर आ गई, ऑटोट्रॉफ सेल का फॉर्मेशन हुआ, ऑटोट्रॉफ्स का फॉर्मेशन हुआ, ऑक्सीजन रिएक्ट, ऑटोट्रॉफ्स ने ऑक्सीजन को प्रोड्यूस किया। ऑक्सीजन किस प्रकार की गैस होती है? रिएक्टिव गैस, इसलिए अर्ली ऑर्गेनिज्म के लिए क्या थी? टॉक्सिक थी, विषैली थी या जहरीली थी। जब O2 की कंसंट्रेशन सिग्निफिकेंट हो गई, लगभग ये माना जाता है 2 बिलियन ईयर्स पहले O2 की कंसंट्रेशन पूरी तरह से सिग्निफिकेंट हो गई, जितनी चाहिए थी एनवायरनमेंट के अंदर उतनी हो गई। ऑर्गेनिज्म के पास दो ऑप्शन रहे, या तो वो एक्सटिंक्ट हो जाए या फिर वो एरोबिक रेस्पिरेशन करना स्टार्ट कर दें। दो ऑप्शन थे, या तो एरोबिक रेस्पिरेशन करें, वायवीय श्वसन करें जिससे वो ऑक्सीजन युक्त वातावरण में जिंदा रह सकें, या फिर वो एक्सटिंक्ट हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन O2 कंसंट्रेशन O2 कंसंट्रेशन का मतलब है ऑक्सीजन की सांद्रता बिकम सिग्निफिकेंट O2 concentration become significant about 2 billion years ago. About इसका जो वैल्यू है वो कितना है? लगभग कितने बिलियन ईयर्स पहले O2 की कंसंट्रेशन सिग्निफिकेंट हुई? 2 बिलियन ईयर्स एगो ये कंसंट्रेशन सिग्निफिकेंट हुई है। ऑर्गेनिज्म आइदर, ऑर्गेनिज्म के पास दो ऑप्शन रहे, आइदर बिकम एक्सटिंक्ट और अडेप्टेड विद एरोबिक रेस्पिरेशन, और दो बिलियन ईयर्स पहले जब ऑक्सीजन की सांद्रता एनवायरनमेंट में सिग्निफिकेंट हो गई, सिग्निफिकेंट का मतलब है अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की जब सांद्रता हो गई, तो ऑर्गेनिज्म के पास दो ऑप्शन बचे। पहला ऑप्शन या तो वो विलुप्त हो जाए, नष्ट हो जाए, या दूसरा ऑप्शन क्या था? वो एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए अनुकूलित हो जाए। इस लाइन का मीनिंग ये है, 2 बिलियन ईयर्स पहले ऑक्सीजन की जब कंसंट्रेशन एनवायरनमेंट में अच्छी प्रकार से हो गई, उचित मात्रा में हो गई, तो ऑर्गेनिज्म के पास दो ऑप्शन बचे, एक एक्सटिंक्ट होने का, एक एरोबिक रेस्पिरेशन के अडेप्ट हो जाने का। इसके बाद जो अडेप्ट हो गए वो इस अर्थ पर जिंदा रहे, जो अडेप्टेशन जिनके अंदर नहीं हुआ, अनुकूलन जिनके अंदर नहीं हुआ, वो इस अर्थ से डिस्ट्रॉय हो गए या फिर नष्ट हो गए। इसके बाद जो यूकेरियोटिक सेल है, पहले प्रोकैरियोटिक का डेवलपमेंट हुआ है, इसके बाद जो सेल डेवलप हुई है वो कौन सी है? यूकेरियोटिक। अब यूकेरियोटिक सेल के अंदर क्या कैरेक्टर्स पाए जाते हैं? एक तो न्यूक्लियस मिलेगा इनके अंदर वेल डेवलप, और सेल ऑर्गेनेल्स इसके अंदर पाए जाते हैं। सेल्स विद डेवलप न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल्स, यानी ऐसी सेल जिनके अंदर वेल डेवलप न्यूक्लियस पाया जाता है और सेल ऑर्गेनेल्स या कोशिकांग पाए जाते हैं, उन्हें यूकेरियोटिक सेल कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल किस प्रकार की सेल होती है? ऐसी सेल जिनके अंदर वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं मिलेगा, सेल ऑर्गेनल्स नहीं मिलेंगे, डिफरेंट टाइप के, वो प्रोकैरियोटिक होती है। पहले प्रोकैरियोटिक का डेवलपमेंट हुआ, फिर यूकेरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में हमने पढ़ा था एक स्टोमेटोलाइट्स, जो प्रिमिटिव ओल्डेस्ट फॉसिल मिला है वो है स्टोमेटोलाइट, सबसे प्राचीनतम जीवाश्म मिला है जो एक प्रकार की प्रोकैरियोटिक सेल थी। और फर्स्ट जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, पहला बहुकोशिकीय जीव जो है, वो ऐसा माना जाता है कि लगभग 750 मिलियन ईयर्स पहले डेवलप हुआ था। तो फर्स्ट मल्टी सेलुलर
फर्स्ट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, पहला बहुकोशिकीय जीव ऑरिजिनेटेड अबाउट 750 मिलियन ईयर्स है, वो 750 मिलियन साल पहले पहले बहुकोशिकीय जीव का विकास हुआ था, पहले बहुकोशिकीय जीव की उत्पत्ति हुई थी। एक बार फिर से इसको हम रिवाइज करते हैं कि अर्ली सेल्स और एनर्जी के अंदर कौन कौन से मेन पॉइंट्स है। हेटेरोट्रॉफ हाइपोथेसिस इनके लिए दी गई है। द फर्स्ट सेल वर हेटेरोट्रॉफ्स, प्रथम जो कोशिकाएं थी वो विषमपोषी प्रकार की थी और समुद्र में उपस्थित एनर्जी रिच मॉलिक्यूल से वो न्यूट्रिशन लेती थी। सेकेंड, ओनली व्हेन दे हैड ईटन मोस्ट ऑफ द अवेलेबल फूड, जब इन्होंने समुद्र के अंदर उपस्थित सारे जो अवेलेबल फूड है उसको ग्रहण कर लिया तो ऑटोट्रॉफ्स टाइप की सेल्स जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हुई। भाई पूरा का पूरा भोजन खत्म हो गया समुद्र में से, तो कौन सी टाइप की सेल डेवलप होना स्टार्ट हुई? ऑटोट्रॉफ या स्वयपोषी प्रकार की सेल्स। थर्ड, ऑटोट्रॉफ्स टाइप की जब सेल प्रोड्यूस हुई तो हमें पता है प्लांट्स जैसे ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, इन सेल्स ने भी किसको प्रोड्यूस किया? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन रिएक्टिव होती है, इसलिए जो अर्ली प्रारंभिक समय के जो ऑर्गेनिज्म या जीव थे उनके लिए कैसी थी? टॉक्सिक थी। When O2 concentration becomes significant about 2 billion years ago, लगभग 2 बिलियन ईयर्स पहले जब O2 की कंसंट्रेशन पर्याप्त मात्रा में हो गई एनवायरनमेंट में, ऑर्गेनिज्म के पास दो ऑप्शन बचे। पहला, या तो वो एक्सटिंक्ट हो जाए, दूसरा वो किसके अडेप्ट हो जाए? एरोबिक रेस्पिरेशन के। जो इनमें एडेप्टेशन हो गया, जो एरोबिक रेस्पिरेशन के अनुकूलित हो गए वो जीवित रहे, बाकी के एक्सटिंक्ट हो गए। यूकेरियोटिक सेल्स क्या होती है? ऐसी सेल जिनमें डेवलप न्यूक्लियस पाया जाता हो और सेल ऑर्गेनेल्स पाया जाता हो। पहले प्रोकैरियोटिक सेल बनी थी, उसके बाद यूकेरियोटिक सेल बनी है। और फर्स्ट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है उसकी उत्पत्ति 750 मिलियन ईयर्स पहले हुई थी। 750 मिलियन साल पहले पहला बहुकोशिकीय जीव इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ था। आज के लेक्चर के अंदर हमने सबसे पहले तो फर्स्ट लिविंग मॉलिक्यूल्स आरएनए के बारे में पढ़ा है कि प्रोबेबली आरएनए था, उसके कुछ रीजंस हमने पढ़े हैं। प्रोजीनोट के बारे में पढ़ा है, एक ओल्डेस्ट फॉसिल स्टोमेटोलाइट्स जो होते हैं उनके बारे में पढ़ा है। एनर्जी अर्ली सेल्स और एनर्जी के बारे में हमने इसमें डिस्कशन किया है। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, इसी चैप्टर के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके कैरेक्टर्स की बात करेंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर किस प्रकार के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, किस प्रकार के गुण उनके अंदर उपस्थित होते हैं। थैंक यू।